Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Bass Foundation classes. So, dear students, today we are going to talk about the another topic of class 10th history, chapter number 2. Today we will have a talk about the civil disobedience movement and why non-cooperation movement was withdrawn by the Gandhi. So let we start. It will be the in one of the important lectures when we talk about the nationalism in India. तो चलिए बेटा आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया पे बात करते हैं हमारा चैप्टर ठीक है 2 है ये चैप्टर नंबर 2 है तो आज हम बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ की गांधी जी ने बेसिकली आपको याद होगा बेसिकली क्या हुआ था देयर आर सर्टन रीजन जिनकी वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया अब इन में एक इम्पॉर्टेंट है जिसे हम चोरी चोरा इंसिडेंट कहते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट ये कहाँ पे हुआ था ये बेसिकली 4th फेब को हुआ था द इंसिडेंट टुक प्लेस एट 4th फेब ये याद रखिएगा अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो 4th फरवरी को 4th फेब को रिमेंबर 4th फेब 1922 को क्या हुआ ये मार्शल लॉ लगा हुआ था मार्शल लॉ लगा था कहाँ पे गोरखपुर में रिमेंबर गोरखपुर में क्या हुआ था मार्शल लॉ लगा हुआ था गोरखपुर ये गोरखपुर तब यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा था यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा था यूनाइटेड प्रोविंसेस का हिस्सा था गोरखपुर तो यहाँ पर क्या हुआ लोग पुलिस स्टेशन की तरफ आए टू प्रोटेस्ट पीपल वॉक टुवर्ड्स पीपल मार्चड लोग मार्च करते हैं पीपल मार्च करते हैं किसकी तरफ पीपल मार्चड टुवर्ड्स किसकी तरफ शाबाश टुवर्ड्स पुलिस स्टेशन ये पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च करते हैं और जब ये पुलिस स्टेशन की तरफ मार्च करेंगे तो इस मार्च का मतलब पैदल सफर करना क्योंकि अकेले जो भी वॉइस कर रहा था अकेले जो भी आवाज कर रहा था अकेले जो भी बात उठा रहा था अकेले जो भी मसला उठा रहा था उससे पुलिस पकड़ के ले जाती थी तो लोगों ने कहा कि नहीं वी शुड वर्क हमें क्या करना चाहिए हमें एक साथ जाना चाहिए और जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो अभी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं ठीक जो अभी कंटिन्यूसली जो कंसर्न्स है उन कंसर्न्स पे हमें बात करनी चाहिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी और ऑलरेडी 1922 में नॉन कॉपरेशन अपनी पीक पे थी तो नॉन कॉपरेशन एक फॉर्मेट बना था इनके लिए एक फ्रेमवर्क बना था एक चैनल बनी थी कि लोग अपनी बात रखें इसीलिए यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे आजकल यूपी बिहार वाला एरिया है ठीक है ये सारा यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंडर था गोरखपुर में इंसिडेंट हुआ यूपी में आजकल तो वहां पर ही इन्होंने क्या किया वहां पर ही लोग 4 फेब 1922 को सामने आते हैं और ये क्या करते हैं लेट वी सी जरा देखते हैं तो इन्होंने ये वायलेंस करते हैं ठीक है जिसमें 22 हाँ चोरी चोरा इंसिडेंट क्या है जिसमें 22 पुलिसमैन जिंदा जलते हैं लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता है लोगों के ऊपर मारपीट होती है और लोगों को प्रोवोक किया जाता है जिस वजह से फिर लोग बेकाबू होकर इस पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और जिंदा 22 पुलिस वाले जलते हैं गांधी जी क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सपोर्टर थे हिंसा से उन्हें नफरत थी तो उन्होंने इमीडिएटली कॉल ऑफ कर दिया और भी there were number of reasons why non cooperation was called off but this was the immediate cause तो पूछा जाता है what was the immediate cause क्वेश्चन पूछा जा सकता है what was the immediate cause immediate cause क्या था withdrawal of non cooperation movement withdrawal of non cooperation NCM non cooperation movement तो हम उसमें चोरा इंसिडेंट या चोरी चोरा इंसिडेंट डिस्कस कर सकते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट डिस्कस कर सकते हैं इसके बगैर गांधी जी ने कहा हमें एक बेटर ट्रेनिंग देनी होगी जरूरत है हमें एक बेटर ट्रेनिंग दे ताकि हम नॉन वायलेंट तरीके से रेजिस्ट कर सके ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर कर सके और कंट्रोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी यह आहिस्ता आहिस्ता गांधी जी के कंट्रोल से बाहर जा रही थी ये भी एक कंसर्न था ठीक है डिसएग्रीमेंट और बहुत सारे मसलों में कांग्रेस पार्टी में डिसएग्रीमेंट भी था जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ा जिस वजह से कांग्रेस को या गांधी को विड्रॉ करनी पड़ी ठीक है सो लेट अस डिस्कस द अनदर थिंग लेट वी कम
तो आगे हम चलेंगे बेटा, जैसे हमने यहाँ लिखा, इन February 1922 महात्मा गांधी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग वायलेंस, क्योंकि वायलेंस हुआ था, ये एक वजह बनी थी। गांधी जी बिलीव करते थे सत्याग्रह में, यानी पाथ ऑफ ट्रुथ में, इन विच पाथ ऑफ ट्रुथ, रिमेंबर पाथ ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते पे। हाँ, और सच्चाई का रास्ता हो तो बेटा नॉन वायलेंस जरूरी है। नॉन वायलेंस ने कहा कि हमें और भी जवानों को, नॉन वायलेंस में जवानों को तैयार करना है मास स्ट्रगल के लिए, न कि वायलेंस के लिए। वायलेंस से हम हारेंगे न कि जीतेंगे। लेट वी डू। तो अब जरा देखते हैं स्वराज पार्टी फॉर्मेशन। अब क्या हुआ, कांग्रेस के भीतर मतभेद थे, कांग्रेस के भीतर कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप चाहता था, जो चाहता था कि हम इलेक्शन लड़े कांग्रेस के भीतर। हाँ, एक ग्रुप ऐसा भी था जो चाहता था नहीं, हम कंटिन्यूअसली इसी हिसाब से चलेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। अब जरा देखिए क्या हुआ, जो यूनाइटेड प्रोविंसेस में उस वक्त क्या हो रहा था, प्रोविंस में उस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे, काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे थे। तो जो कांग्रेस, कुछ कांग्रेस लीडर जिनमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, और वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं द स्वराज पार्टी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज, हु फॉर्मड द स्वराज पार्टी? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्मड द, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्मड द स्वराज पार्टी। और यंगर लीडर्स जिनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो क्या करते, वो कहते हैं हमें और मास एजुटेशन और रेडिकल मास एजुटेशन की जरूरत है, ताकि हम फुल इंडिपेंडेंस हासिल कर सके। वो यंग थे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी कैसे वजूद में आई, और इंटरनल डिबेट्स क्या क्या थे, ठीक है, ये एक बड़ा कंसर्न था। चलिए अब जरा चलते हैं टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होती है कि हमें कंप्लीटली नाफरमानी, एक होता है पहले कोऑपरेट नहीं करना है, हमें साथ नहीं देना है। अब क्या सवाल है, अब सवाल है कि हमें नाफरमानी करनी है, सिविल नाफरमानी, सिविल, हाँ, सिविल नाफरमानी। हम आम लोग नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी। नाफरमानी क्या होता है कि हम गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट की किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट, ठीक है, हम गवर्नमेंट की किसी बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट के जितने भी कानून है, वी विल वायलेट द लॉज। रिमेंबर, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस, इट मीन्स वी विल वायलेट द लॉ, वी विल वायलेट, यानी वायलेशन ऑफ लॉज, वायलेशन ऑफ सीसी, कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसको वायलेट करेंगे। तो अब इसी दौरान क्या हुआ, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, क्योंकि इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब देखने को मिला, 1928 टू 1929। चलिए बात करते हैं पहले वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड क्या देखा गया, वर्ल्ड वाइड हमें क्या देखने को मिला, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हमें देखने को मिला। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब देखने को मिला, हमें देखने को मिला 1928 से 29 के बीच में। हाँ, और ये फिर आगे जाकर 30s तक चला, ठीक है, 1930s तक ये पूरा चला, आगे चलता गया। 1913 में ये अपने पीक पे था, 1929 में इसके जो इफेक्ट्स है, हाँ, जुज़वी तौर पर इसके बेसिक जो आहट है, हाँ, उर्दू ज़ुबान में अगर हम कहेंगे, आहट हमें महसूस हुई। और 1929 में फिर जो वॉल स्ट्रीट क्रश था, वॉल स्ट्रीट क्रश हो गया, यानी अमेरिकन शेयर मार्केट, वॉल स्ट्रीट क्रश हुआ। तो वॉल स्ट्रीट क्रश होने के साथ ही हमें देखने को मिला क्या, हमें हमें एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला। अब फिर ये 1930-35 तक इसका इंप्रेशन देखा गया, फिर कैसे अमेरिकन इकोनॉमी क्विकली हील हुई। तो अब उसका इफेक्ट, बिकॉज इंडिया वाज कॉलोनी, याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर वन ने यूरोप को कर्जदार बनाया था। यूरोप ने जब कर्जदार बनाया था, रिमेंबर, यूरोप को क्या बनाया था, यूरोप कर्जदार हो चुकी थी किसकी, अमेरिका की, याद रखिएगा, यूरोप कर्जदार बन गया था। हाँ, जब यूरोप कर्जदार बन गया था, तो यूरोप अपना ये कर्जा कहाँ से उतारेगा, हिंदुस्तान से। हाँ, कहाँ से उतारेगा, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान पर क्या लगाएगा,
टैक्सेस लगाएगा, एक्स्ट्रा टैक्सेस जिनको हम कहेंगे, एक्स्ट्रा टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। याद रखिएगा इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट हर तरीके से लेबर के ऊपर गाँव में, देहात में हर जगह ज़्यादती बढ़ा देगा। पहले भी इसने वॉर के समय पर जिसे हम कहेंगे फ़ोर्स्ड फ़ोर्स्ड रिक्रूटमेंट की, फिर उसके बाद टैक्सेस बढ़ा दिए। अब ये दोबारा अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए इंडिया के रिसोर्सेज़, कॉलोनीज़ पर ज़ुल्म व जबर स्टार्ट करेगा। तो चलिए ज़रा देखते हैं हमने इस पर क्या अपनी टिप्पणी की है। बुक ने क्या कहा है, हम कहेंगे एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है ना वो 1960 से बिल्कुल डिक्लाइन होने लगे। हाँ, डिक्लाइन और एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हुआ, ठीक है? और पीज़ेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए, वो किराया ज़मीन का नहीं पे कर पाए। और 1930s में अगर आप देखोगे बाय 1930s इंडियन कंट्रीसाइड वाज़ इन टर्मॉइल, हिंदुस्तान में बड़े हालात खराब हो गए, किस वजह से? इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ठीक है? अब एक टफ टाइम था वर्ल्ड मार्केट को, ट्रेड बिल्कुल खत्म था, करेंसीज़ डिवैल्यू हो गई थी, यानी करेंसीज़ की जो करेंसीज़ की वैल्यू थी वो खत्म हो गई थी, बिल्कुल कम थी। अब एग्रीकल्चरल प्राइस बिल्कुल 1926 में कोलैप्स हो गया था और 1930 के बाद तो मतलब 1926 से मैंने कहा ना आहट 1929 में 28 में मिली थी, आहट एक आहिस्ता-आहिस्ता लगी थी और 1930s के बाद तो बिल्कुल ही इसका हाल 1929 के बाद तो बिल्कुल ही हालात खराब थे। पीज़ेंट्स हाँ, फेस्ड लो डिमांड फॉर देयर हार्वेस्ट। अब पीज़ेंट जो बेचारे दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे थे, ठीक है? ये जो लेबरिंग कर रहे थे, उनकी जो हार्वेस्ट्स उनकी डिमांड नहीं थी, उनकी वैल्यू नहीं थी। अब फिर क्या हुआ अर्निंग ऑफ पीज़ेंट, अब जो पीज़ेंट्स की अर्निंग थी, जो कमाई थी वो कम हो गई और उन्हें क्या हो गया वो ये टैक्स नहीं दे पाए। पूरी कंट्री साइड में पूरा मैंने कहा ना टर्मॉइल हुआ और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से इस सिचुएशन को नहीं समझेगी ना, उन्हें अपने पैसे से गर्ज़ है और लोगों पर ज़ुल्म बढ़ा देगी। अब इस ज़ुल्म का सामना लोग कर तो रहे हैं मगर साथ ही साथ नफ़रत बढ़ रही है और वो नफ़रत कहाँ पे काम आएगी? वो नफ़रत काम आएगी मोबिलाइज़ेशन ऑफ द मास मूवमेंट। तो इसी दौरान एक और चीज़ होगी जब हम सिविल डिसोबीडियंस के अंडर पढ़ेंगे तो साइमन कमीशन 1928 में हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अब ज़रा साइमन कमीशन कौन था? ज़रा देखेंगे बेटा। हाँ, टॉरी गवर्नमेंट याद रखिएगा, टॉरी गवर्नमेंट क्या करेगी? वो ब्रिटेन में एक कमीशन बनाएगी, एक लीगल कमीशन बनाएगी सर जॉन साइमन के अंडर, ठीक है? कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करे। हाँ, और क्योंकि फिर क्या हुआ कमीशन को इंडिया में अपोज़िशन का सामना करना पड़ा और एक प्रोटेस्ट इंडिया में प्रोटेस्ट्स हुए, स्लोगन्स हुए गो बैक साइमन के और ऑल पार्टीज़ कांग्रेस आप देखिए ऑल पार्टीज़ जिसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में साइमन कमीशन के खिलाफ एहतिजाज निकाले और बाज़ाब्ता तौर पर बैनर्स देखने को मिले, गो साइमन गो बैक, लेट वी सी जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी। साइमन कमीशन 1928 में हुआ। हाँ, सर जॉन साइमन के अंदर बेटा ये कमीशन था। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इनको यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में इनको सजेस्ट करने थे रिफॉर्म्स, ठीक है? ये इट वाज़ इसमें 7 एमपीज़ थे जो सारे के सारे स सफ़ेद चमड़ी वाले थे यानी वो सारे फॉरेनर्स थे। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब सबसे बड़ी बात इनको ब्लैक फ्लैग्स का सामना करना पड़ा, गो बैक साइमन का इनको ग्रीटिंग्स के बदले गो बैक साइमन के नारे देखने को मिले। ऑल मद्रास एट मद्रास सेशन 19 कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट और 1926 जो मद्रास में सेशन हुआ उसमें सही हुआ कि हम बायकॉट करेंगे साइमन कमीशन का। हाँ, हर एक स्टेज पर, हर एक फॉर्म पर और मुस्लिम लीग हो, ठीक है, चाहे जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना हो या बाकी सब ने कमीशन को टोटली नकार दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस कमीशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बन रहा है हिंदुस्तानियों के लिए और यहाँ पर हिंदुस्तानी कोई मेंबर इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि हम कैसे इस ऑपरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और कांग्रेस आल्सो रिजेक्टेड ऑफर ऑफ राउंड टेबल और ऑलरेडी कांग्रेस को एक ऑफर आया था लॉर्ड इरविन के ज़रिए किसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो भी ये ठुकरा देते हैं। वजूहात क्या थी? साइमन कमीशन की। लेट वी गो। तो अब ज़रा देखेंगे अब इसके बाद साइमन कमीशन के बाद हमें 1929 का लाहौर सेशन देखने को मिलेगा और ये लाहौर सेशन कब हुआ? दिसंबर 1929। इस लाहौर सेशन ने बहुत कुछ दिया जो हम अभी देखेंगे। इसने इंडिपेंडेंस डे दिया, ठीक है, 1930 में। इसने
बहुत सारी चीज़ें की। चलो देखेंगे, कांग्रेस ने साइमन कमीशन को अपोज़ किया ऑलरेडी, ठीक है? और वहाँ पर कुछ ऑफ़र्स भी मिले। अब इनको कुछ ऑफ़र्स मिले, क्या ऑफ़र्स मिले? इनको ऑफ़र्स मिले द व्यू ऑफ़र डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मीन्स सोवरेनिटी का, ठीक है? हाँ, इन्होंने कहा कि आपको डोमिनियन स्टेटस, सोवरेनिटी मिलेगी, हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मगर ये सैटिस्फाई नहीं थे। गो तब कांग्रेस सैटिस्फाई इन वादों से नहीं थी। और क्या हुआ? कांग्रेस एट दैट टाइम रेडिकल यूथ लाइक नेहरू एंड सुभाष चंद्र केम टू द फ्रंट अडॉप्ट सम एग्रेसिव अप्रोच। और हम याद रखिएगा, तब जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने बिल्कुल नहीं माना। वो सामने, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी भी डिमांड पर, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और अब यहाँ पर क्या होगा? एक हिस्टोरिक सेशन होगा 19 दिसंबर 1929 को। रिमेंबर माय डियर, 1929 को क्या होगा? ये ज़रा याद रखिएगा। 19 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन के, वाज द प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन। वो क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की प्रपोजल देंगे, और ये प्रपोजल पास भी होता है। और 31 दिसंबर 1929 में क्या हुआ? ये न्यूली एक नया ट्राई कलर फ्लैग, हाँ, उसे उसे फ्लैग की उसे अनफोल्ड किया गया, यानी लोगों के सामने रखा गया एक ट्राई कलर फ्लैग, यानी अपना झंडा, याद रखिएगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले सामने आया। और 26 जनवरी को तय पाया गया 1930 को कि हम क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। यानी ये जो 26 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, इन्होंने कहा कि हम अगले ही साल 1929 में उस लाहौर सेशन हुआ, हाँ, दिसंबर 1929 में, और उसी वक़्त तय हुआ हम 26 जनवरी 1930 को, यानी जो कुछ ही दिन पीछे था, हम क्या मनाएँगे? आज़ादी दिवस मनाएँगे, हाँ, इंडिपेंडेंस डे मनाएँगे। और ये बेसिकली एक चैलेंज था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसी चैलेंज को उन्होंने आगे जाकर फिर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस डे को एज़ अ रिपब्लिक डे अडॉप्ट किया गया। और इट वाज़, ये एक बड़ा कदम था सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। क्यों? आप यहाँ से फ्लैग नंबर 1, it was a basically clear symbol of clear direction of civil disobedience. नंबर 2, हाँ, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि अभी आज़ाद नहीं हुए थे, ये भी एक चैलेंज था। इट वाज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू आर प्रपोजिंग अस इंडिपेंडेंस डे। ठीक है? ये सारी चीज़ें सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ते कदम थे। चलिए, अब आगे चलेंगे और देखेंगे वाइसरॉय का ऑफर। और अब वाइसरॉय इरविन कुछ डिमांड्स करते हैं, ठीक है? अब वाइसरॉय इरविन क्या करेंगे? कुछ डिमांड्स करेंगे, ठीक है? उनकी तरफ भी देखेंगे। अब सबसे पहले जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि गांधी जी क्या है, ठीक है? गांधी जी सेंट अ लेटर, एक लेटर लिखते हैं, किसको? शाबाश, गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, वो हम बाद में, बट उससे पहले कुछ चीजें देखते हैं। क्या? वॉइसरॉयज ऑफर, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, वॉइसरॉय का ऑफर, और उसके बाद पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट, ये हम जरा इसमें देखेंगे। हम क्या होगा? बेसिकली सबसे पहले जो डिमांड रखी थी डोमिनियन स्टेटस की, जो इनका जो ऑफर दिया था इरविन ने, ठीक है? अब क्या होगा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर, और इन्होंने आगे कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, उसके लिए यू हैव टू बी इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अक्टूबर 1920 में। फिर क्या हुआ? बट इस ऑफर ने, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और नेहरू ने फिर लाहौर सेशन क्या किया? लाहौर सेशन को जिसे हम कहेंगे बेटा प्रेसिडेंसी किया, और फिर वहां से 26 जनवरी का आया। वहीं पर हम अब जरा देखेंगे डिटेल्ड गांधी जी ने क्या क्या डिमांड्स रखी, गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर। चलिए, तो क्या करते हैं? गांधी जी एक लेटर लिखते हैं 30 जनवरी 1930 को, और 11 डिमांड्स रखते हैं कि इंडियन, हाँ, कितनी? 11 डिमांड्स, और कुछ टाइम देते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, कुछ टाइम देते हैं। 31 जनवरी 1930 को 11 डिमांड्स के साथ एक यूनाइट इंडियन सोसाइटी को एक करने के लिए कुछ 11 डिमांड्स रखते हैं। और ये इनमें जो था ना, जो एक सिग्निफिकेंट डिमांड थी, वो थी एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स 1886, ठीक है? 1886 का जो ये सॉल्ट एक्ट था, याद रखिएगा, सॉल्ट एक्ट 1886, इसको खत्म करना था, क्योंकि सिंबल यहाँ पर एक आगे जाकर ये जो सॉल्ट बना, ये सिंबल बना यूनिटी का, क्योंकि हर गरीब और अमीर इस नमक
का इस्तेमाल करता था। ये डिमांड्स क्या कहा गया था कि ये डिमांड्स आप 11 मार्च तक पूरी करोगे। हाँ, इफ डिमांड्स वर और कहा गया था कि अगर आप 11 मार्च तक इन डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे, तो कांग्रेस एक पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। याद रखिएगा, ठीक है? और इरविन ने सीधे-सीधे नकार दिया। इरविन ने ना तो नेगोशिएशन के लिए माना और ना तो उन्होंने किसी तरीके से भी सॉल्ट लॉ पर कोई कंप्रोमाइज़ किया, कोई भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की। जिस वजह से आगे जाकर 11 मार्च खत्म होता था इसका मत और 12 से गांधी जी 12 मार्च से क्या करेंगे गांधी जी? गांधी जी साल्ट मार्च को स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा साल्ट मार्च। तो यहाँ से क्या होगा 78 लोगों को लेकर चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जिस पर सवाल बनता है वो है साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो आप देख रहे हो गांधी जी कैसे हाथ में सॉल्ट को उठा रहे हैं, चुटकी भर नमक और गुरूर सारे ब्रिटिशर्स का कहाँ पे? मिट्टी में। अब क्या होगा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 मील साबरमती से डांडी तक 240 मील का सफर पैदल काटेंगे। उस वक़्त क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया हाँ, इसे कवर कर रहा था, याद रखिएगा और आगे जाकर हज़ारों लोग मिले, औरतें और पी वुमेन इज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, पीज़न्ट्स एंड नंबर ऑफ पीपल और जगह-जगह पर एक मौका मिला गांधी जी को कि लोगों को क्या करे, लोगों के साथ बात करे, लोगों को समझाए कि व्हाई वी नीड द इंडिपेंडेंस, हमें फ्रीडम, हमें स्वराज की क्या ज़रूरत है। एक मौका मिला। हाँ, और क्या किया आप देखिए 24 दिन तक ये चला यानी हर दिन इन्होंने 10 मील इन्होंने हर दिन काटे, ठीक है? और ये 10 माइल्स डे हमने अभी कहा, ठीक है? 24 दिन तक ये चला और हज़ारों लोग गांधी जी की स्पीच सुनने के लिए हर दिन आते थे और सबसे इम्पोर्टेंट एक पीसफुल हाँ, स्पीचेस एक तो आज़ादी यानी स्वराज और पीसफुल डिफेंस कैसे हम अहिंसा के ज़रिए आज़ादी हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ समझाने में गांधी जी कामयाब हुए। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुँचते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी और सी वाटर से क्या बनाते हैं? सॉल्ट उठाते हैं हाथ में बॉयल करके, ठीक है? बॉयल करने के बाद हाथ में उठाते हैं और सीधे-सीधे ब्रिटिश को एक क्या करते हैं? क्लेम करते हैं, एक चैलेंज करते हैं, देखिए हमने आपका लॉ तोड़ा कि नहीं क्योंकि हज़ारों लोग ने और वहाँ पर ये बेसिकली कहाँ पर था? जहाँ पर ब्रिटिश नमक बनाने वाली कंपनीज़ थी उन्हीं के सामने, उन्हीं यूनिट्स के सामने, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसके साथ क्या-क्या होगा? आप ज़रा देखिए डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन अब अगर हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्कुल अलग-अलग थी, ठीक है? इनका आपस में एक बहुत अगर हम देखेंगे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में, नॉन कोऑपरेशन में साथ नहीं देना था और यहाँ पे नाफरमानी थी। यहाँ पर साथ देना था बट नाफरमानी थी, हम वायलेट करेंगे लॉज़ को, वहाँ पर वायलेट नहीं था, वहाँ पर स्कूल्स को छोड़ा गया, यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठी, वहाँ पर कपड़ों का बॉयकॉट किया गया और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल उसके विपरीत जा रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज़ पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल यहाँ पे कहा गया हम कॉलोनियल लॉज़ को तोड़ेंगे, हाँ? 1000 ब्रोक असॉल्ट लॉ का एग्ज़ाम्पल दिया गया है, फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट और पिकेट किया गया, लिकर शॉप्स के सामने क्या हुआ? लिकर शॉप्स के सामने लोग बैठ गए। पीज़ेंट्स ने कहा कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइन करते हैं एंड फॉरेस्ट पीपल वायलेट करते हैं फॉरेस्ट लॉ, कहाँ पर? नॉन कोऑपरेशन में। द कॉलोनियल गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स को हाँ, क्लैशेस होते हैं, यहाँ पर क्लैशेस नहीं देखे गए। वहाँ पर हमने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्योंकि ऊपर है ना द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस देखिए क्या-क्या हुआ, ठीक है? पीज़ेंट्स यहाँ पर भी टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम नॉन कोऑपरेशन और इसका देखेंगे ना, नॉन कोऑपरेशन में क्या हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्लैशेस हुए, वहाँ पर लास्ट पर क्लैशेस की वजह से क्या करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन ऑफ करना पड़ा। बट यहाँ पर मूवमेंट पूरी कामयाब होती है जब गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं व्हेन गांधी जी रीच्ड द शाबाश जब गांधी जी डांडी पहुँचते हैं, याद रखिएगा 6 अप्रैल को और नमक बनाकर दिखा देते हैं। मगर यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर मूवमेंट कामयाब होती है और वहाँ पर हमें आधे रास्ते वापस आना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर भी देयर आर सम रिप्रेसिव मूवमेंट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स लाठी चार्ज वगैरह बट फिर भी ये कारवान चलता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? और यहाँ पर फॉरेन
क्लॉथ्स को, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया सिविल डिसोबीडियंस में। हाँ, सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, कॉलोनियल लॉज़ को रिफ्यूज़ किया गया, टैक्स कहा गया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, विलेज ऑफिशियल्स को रिज़ाइन करना पड़ा, वो फॉरेस्ट लॉज़ को क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा था कॉलोनियल लॉज़ को उनको वायलेट किया गया। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस हाँ, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए, अब गांधी इरविन पैक्ट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गांधी और इरविन के बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट, एक पैक्ट साइन होगा। पैक्ट बेसिकली हम कहेंगे एक तरह का एक डॉक्यूमेंट और एक नेगोशिएशन होता है, ठीक है? उसी नेगोशिएशन के बारे में बात करेंगे। गांधी क्या करेंगे? कॉल्ड ऑफ मूवमेंट और एग्रीड करेंगे कि हाँ भाई हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन जाएँगे 1932 में, ठीक है? और गवर्नमेंट रिलीज़ करते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होगा? गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा, ठीक है? और नेगोशिएशन मैं चलो जाऊँगा मगर आप जितने भी हमारे लोग हैं उनको आप क्या करोगे? उनको आप रिलीज़ करोगे। जब इरविन के साथ इनका क्या हुआ? जब इरविन के साथ पैक्ट साइन हुआ, तो इस अब फिर क्या होगा? नेगोशिएशन इज़ लंदन, मगर लंदन में जब जो नेगोशिएशंस है वो फेल होती है और गांधी जी को बिल्कुल डिसअपॉइंटेड ही रिटर्न होना पड़ता है। जब वो गांधी वापस आते तो ये क्या देखते हैं? वही मतलब वो जो ज़ुल्म और जबर था वो अपने पीक पे था और कोई पॉलिटिकल लीडर हाँ, क्या हो रहा है? कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्या नहीं है? आज़ाद नहीं किया गया। इवन कि इरविन ने ये कहा था कि मैं ये सारे काम करूँगा। मैं गांधी जी को कहा था आप अपनी मूवमेंट को ऑफ कीजिए, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए और हम क्या करेंगे? हम आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी छोड़ेंगे और बाकी डिमांड्स पर भी बात करेंगे, बाकी डिमांड्स का भी सोचेंगे। तो बट वहाँ पर हुआ नहीं और गांधी जी क्या करते हैं? रिलॉन्च करते हैं क्या? मूवमेंट। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा? जो अब देखेंगे तो मूवमेंट फिर डिक्लाइन होगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी डिक्लाइन होगी। हाँ, तो कैसे डिक्लाइन होगी? सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यू हो रहती है 1934 तक मगर वो जो पावर है, वो अब इसमें नहीं रहती है। गांधी जी एफर्ट्स लगाते हैं, हाँ, सिग्निफिकेंट पार्ट जो इसमें स्ट्रगल का क्योंकि एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था सिविल डिसोबीडियंस मगर फिर आगे जाकर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी है, यहाँ पर आप देखिए और बाकी लीडर्स हैं मगर वहाँ पर कोई एक रिजल्ट नहीं रहता है। तो जहाँ पर कहा गया है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एक सिग्निफिकेंट पार्ट हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, कैसे अलग-अलग ग्रुप कौन-कौन सा ग्रुप कैसे साथ देता है। रिच पीजेंट और कम्युनिटीज़ जिनमें पट्टेदार गुजरात और जाट उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। हिट हार्ड बाय द ट्रेड डिप्रेशन क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन की वजह से इफ़ेक्ट हुए थे, इनके प्राइस जो फॉल हो गए थे, ठीक है। सपोर्ट मूवमेंट को करते हैं ताकि किसके लिए? टू फाइट हाई रेवेन्यूज़ क्योंकि इनके ऊपर हाई टैक्सेस लगाए गए थे, इसलिए इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का साथ दिया। इसके बगैर डिसअपॉइंट मूवमेंट मगर ये जब कुछ भी नहीं होता है, जब जो प्राइसेस वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ते हैं या रेवेन्यू रेट्स में जब रिवाइज़ नहीं होता है या उनमें कोई भी कमी नहीं की जाती है, तो इस वजह से फिर मूवमेंट का साथ छोड़ देते हैं और ये डिसअपॉइंट होते हैं। नंबर 2 दूसरे नंबर पर थे गरीब पीज़ेंट्री, ठीक है? वो भी क्या करते हैं? वो भी साथ देते हैं मूवमेंट का मगर क्या होता है? स्ट्रगल विद रेंट पेमेंट क्योंकि उन्हें ज़मीन का किराया देना होता था, जिस ज़मीन पर वो काम करते हैं लैंडलॉर्ड्स को, जहाँ पर कोई भी नरमी नहीं बरती जाती, जिस वजह से वो बेचारे डिसअपॉइंटेड होते हैं। रेडिकल मूवमेंट इज़ लेड बाय सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, वो भी साथ देते हैं और लास्ट पर हाँ, जॉइंट रेडिकल आगे जाकर आप देखोगे ये चीज़ें भी हमें देख अनसर्टेन रिलेशनशिप देखा जाएगा कांग्रेस को, ठीक है? यानी अब यहाँ से इसीलिए नो रेंट कैंपेन्स तो चली मगर कोई किसी तरीके से इन पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि खुद कांग्रेस अभी कोशिशें कर रही थी मगर वो कोशिशें असफल हो रही थी क्योंकि एक क्रूरता ब्रिटिशर्स के यहाँ पर देखने को मिलता जा रहा था। हाँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सपोर्ट करेंगे, ठीक है? वो भी बट लिमिटेड पार्टिसिपेशन किसमें? मूवमेंट को क्योंकि खुद को वो दूर रखेंगे हाँ, कांग्रेस से। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे और कुछ वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स जैसे फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना, स्ट्राइक्स में हिस्सा लेना, प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेना। कांग्रेस रिलक्टेंट थी ना कि वर्कर्स की डिमांड्स को, उनके प्रोग्राम्स को वो फॉलो अप नहीं कर पा रही थी क्योंकि विद इन द कांग्रेस देयर वेयर सम पीपल हू यूज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ कांग्रेस क्योंकि वो बड़े अमीर थे, अच्छे पैसे वाले थे, जिसे हम कहेंगे ना इंपीरियलिज्म का साथ देने वाले थे तो दैट व्हाई
चलिए, अब ज़रा देखेंगे पार्टिसिपेशन, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, अलग-अलग ग्रुप्स की जब हम बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन जब हम इन एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो औरतों का देखेंगे। वुमेन्स हैड प्लेड वेरी इंपोर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट देम। ये गांधी जी को सुनने आते थे, प्रोटेस्ट मार्च में साथ दिया, में जब सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स क्योंकि लिकर शॉप्स ने इनके घरों में मुसीबत पैदा कर दी थी, सॉल्ट इनके घरों में डायरेक्ट इन्वॉल्व था, इसलिए औरतों ने स जगह-जगह पर गांधी जी का साथ दिया। और हाई कास्ट अर्बन फैमिलीज़ से, खाली एक जगह नहीं, अर्बन फैमिलीज़ से, जो हाई कास्ट अर्बन फैमिलीज़ से, रिच पीज़ेंट रूरल हाउसहोल्ड से, वहाँ से भी हमें वुमेन्स को देखने को मिला हा और सॉ सर्विसेज़ टू द नेशन एज़ सेक्रेड ड्यूटी क्योंकि ये मानते थे कि हमारा साथ देना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी नेशन बिल्डिंग में। हाँ, बट आप देखिएगा लिमिटेड फिर भी एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ वुमेन ही पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी बिलीव करते हैं ना कि प्राइमरी ड्यूटी किसकी क्या है वुमन की, वो घर पे है, ठीक है, होम है। और कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा ये मसला ये भी था कि कांग्रेस बिल्कुल ना डर-डर के इनको हायर अथॉरिटी यानी हम कहेंगे जो हाई स्टेटस है वो अलाउ करते थे। इसीलिए हमने बिल्कुल बहुत लिमिटेड पोर्शन ऑफ वुमेन्स को कांग्रेस में देखा हायर पोस्ट्स पे। चलिए, नाउ जब हम आगे चलते हैं अनटचेबल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर पूना पैक्ट भी हमें आगे देखने को मिलेगा जो हम नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर अनटचेबल्स जहाँ पर हम शूद्रास की बात करेंगे, दलित्स की बात करेंगे और उनके यहाँ से आज़ादी का मैटर क्या था। तो आप देखिएगा अनटचेबल और दलित क्योंकि वो इग्नोर हुए कांग्रेस के ज़रिए, तो इसलिए वो भी क्योंकि यहाँ पर हाई कास्ट्स क्योंकि इनको एक डर था कि कांग्रेस में हाई कास्ट हिंदूज़ है, तो उन्हें बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। गांधी जी चाहते थे कि वो अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करे, हाँ, इसीलिए वो वर्ड यूज़ करते थे हरिजन, द चाइल्ड ऑफ गॉड और एडवोकेट करते थे ना राइट टू पब्लिक स्पेस, सार्वजनिक सभा है, कॉमन एमेनिटीज़, खुद उन्होंने बहुत कोशिशें इसलिए की और बहुत सारे दलित लीडर्स फिर आप इस पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिलेंगे। हाँ, रिजर्व्ड सीट्स भी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सेपरेट इलेक्टोरेट जो आगे जाकर एक बड़ा ही पंगा बना जिस पर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। गांधी जी के एफर्ट्स दलित पार्टिसिपेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे मगर फिर भी सिविल डिसोबीडियंस में हमने देखा कि इनका बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक लिमिटेड रोल रहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी was not supporting not we cannot say Gandhi ji but number of people did not support the untouchables, okay। चलिए, अब बी आर अम्बेडकर और डिप्रेस क्लास सोसाइटीज एसोसिएशंस, तो आप देख सकते हो अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड, अब ये क्या करेंगे, दलित को ऑर्गेनाइज करेंगे कहाँ पर, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। और अब गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में मतभेद पैदा होंगे, प्रॉब्लम्स पैदा होंगे और कहाँ पर, एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही, क्योंकि वहां पर बी आर अम्बेडकर क्या डिमांड करेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी रिजर्वेशन की, दलित के लिए अलग एक रिजर्व्ड क्लास की बात करेंगे, ठीक है। अब वहां पर जब बात हुई तो गांधी और इनके बीच में आपस में कहा सुनी हो गई। फिर गांधी फास्ट, अब गांधी इज फास्ट ऑन टू डेथ यानी गांधी जी ने कहा कि मरने तक उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक फाका लिया, ठीक है। अब गांधी जी टोटली फास्ट पे चले गए और अंबेडकर के साथ फिर ये क्या करेंगे, पूना पैक्ट साइन करेंगे यानी गांधी और अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, पूना में होगा, ठीक है। और किस लिए, वहां पर गांधी जी बाज़ाब्ता तौर पर क्या करेंगे, इनके साथ मफाहमत करेंगे, याद रखिएगा किनके साथ, बी आर अम्बेडकर के साथ गांधी जी पूरी तरीके से मुतमईन होंगे कि हम किन चीज़ों पर और किस कॉन्सेप्ट पर हम वापस यानी इंडियन नेशनल जो मूवमेंट थी इसका साथ देंगे, हाँ। क्योंकि यहाँ पर बट विच प्रोवाइडेड, इस पैक्ट की वजह से रिजर्व्ड सीट्स मिलेगी डिप्रेस्ड क्लास को और पूरा साथ मिलेगा, हाँ। और दे विल बी द जनरल इलेक्टोरेट। दलित मूवमेंट रिमेन्ड कॉशियस ऑफ कांग्रेस लेड नेशन, मगर हमेशा दलित बिल्कुल होशियार रहे क्योंकि उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता था, ये हमें वो हिस्सा देंगे या नहीं देंगे।
ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो मुस्लिम रिस्पॉन्स। अब ज़रा देखेंगे मुस्लिम्स ने कैसे रिस्पॉन्स दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशंस बिल्कुल अलग थी कांग्रेस से। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद, यानी वो जो डिक्लाइन हुआ था, वो जो वहाँ पर हमने देखा नॉन कोऑपरेशन और इसका जो आपस में साथ नहीं रहा, उस अलाइन उन्होंने बिल्कुल अलग-थलग किया खुद को। कांग्रेस हिंदू कहा जाता था क्योंकि ये हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है और यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस वगैरह जो हो रहे थे, हाँ, वहाँ पर कांग्रेस का रोल बिल्कुल लिमिटेड था। आप देखिए हिंदू और मुस्लिम यहाँ पर कहा भी गया है कि कांग्रेस एसोसिएशन विद हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि कांग्रेस ने आगे जाकर हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स के साथ जिसे कहेंगे ना साथ दिया था एंड कम्युनल क्लैशेस फर्दर डीपनेड, और आगे जाकर जो कम्युनल कम्युनल वायलेंसेस देखने को मिले, उसने भी हिंदू मुस्लिम्स के दिल में दूरी पैदा कर दी थी। इस वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में अपना पार्ट जो रखा लिमिटेड रखा। एफर्ट्स यूनिटी के लिए उठाए गए कांग्रेस के ज़रिए एंड द मुस्लिम लीग फेल्ड टू डिसएग्रीमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर, और उन्होंने आगे जाकर असेंबली या किसी भी तरीके से जो मूवमेंट किस तरीके से चलेगी उसमें उतना अपना जिसे कहते हैं ना एक रिस्पॉन्स देना, बहुत ही लिमिटेड रिस्पॉन्स रखा मुस्लिम लीग ने। जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट इन एक्सचेंज फॉर रिजर्व्ड सीट्स, जिन्ना रेडी थे कि अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सेपरेट सीट्स देंगे, अलग से इलेक्शंस होंगे, ठीक है, तो ही वाज देन रेडी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, बट नेगोशिएशन फेल अपार्ट। क्योंकि देखिए कांग्रेस बंटवारा नहीं चाहती थी, हाँ, मुस्लिम लीग एक अलग एरिया चाहती थी बिकॉज ऑफ द कम्युनल वायलेंसेस, इसलिए आगे जाकर यहाँ पर भी मतभेद थे। हाँ, यानी एक तरीके से नेशनल मूवमेंट जा रही थी, दूसरे तरीके से देयर वर द कन्फ्यूजन, देयर वेयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको ट्रैक किया जा रहा था, इसलिए मुस्लिम रिस्पॉन्स सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हाँ, एटमॉस्फियर ऑफ सस्पेंशन एंड डिस्ट्रस्ट। देखिए अगर हम सिविल डिसोबीडियंस में देखेंगे ना, एक ऐसा माहौल बन चुका था कि एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। When civil disobedience movement started, there was already suspicion and distrust, क्योंकि भरोसा नहीं था ना हिंदू और मुसलमानों में, एक जो कहते हैं ना बेभरोसी वाला किस्सा पैदा हो गया था, ठीक। और बहुत सारे मुस्लिम्स खुद को अलग समझते थे कांग्रेस से, और उनको अपने स्टेटस माइनॉरिटी, क्योंकि इंडिया में एज अ माइनॉरिटी थी, उस पर शक व शुबहात थे, ये एक बड़ा कंसर्न था, और जिसकी वजह से बहुत सारे सेक्शन जो है ना उन्होंने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया किस पर, एक यूनाइटेड स्ट्रगल पर ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मैंने बार-बार कहा, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, एक ये भी एक कंसर्न था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था, आज हमने सिविल डिसोबीडियंस को ट्रैक किया। हाँ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पूना पैक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड विद यू पीपल इट विल बी श्योर कि हम सिविल डिसोबीडियंस में पूना पैक्ट को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल हैव द लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह रहमान, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी रहेगी और लास्ट लेक्चर में हम पूना पैक्ट और जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स रहे उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।